आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का। और उसका नीड क्या है, सिंस हम प्रोजेक्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर हम अभी एपीआई कॉल्स कराएँगे। अब जब आप एपीआई कॉल्स कराते हो, तो बेसिकली होता क्या है, आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है जावास्क्रिप्ट के नॉन थ्रेडेड अप्रोच का। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि नॉन थ्रेडेड अप्रोच क्या है? समझाता हूँ। बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज़, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर टू, जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस भी होता है। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि यार ये एसिंक अवेट एसिंक वाली जो टॉपिक्स है, फिर इसका क्या मतलब है, बट वो भी आएंगे। एक बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होते हैं, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब कि अगर आपने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा तो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है। पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होता है। और हर लाइन अपने आप में एक सिंगल थ्रेड है। ठीक है, इसका एक अपना काम है, इसका एक अपना काम है, इसका एक अपना काम है। हर लाइन का अपना काम है, हर लाइन अपने आप में एक थ्रेड है। नाउ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मान लो कि लाइन नंबर सपोज करो कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, तो मान लो कि ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4। आपको फोर्थ लाइन की रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट आफ्टर 2 सेकेंड है। ठीक है, इस बीच चाहते हो कि आपका फोर्थ होल्ड पे रहे या बिहाइंड द सीन काम करे, जैसे आपकी मर्जी है। फिफ्थ एग्जीक्यूट हो जाए, फर्स्ट एग्जीक्यूट हो, सेकेंड एग्जीक्यूट हो, थर्ड एग्जीक्यूट हो, फोर्थ एग्जीक्यूट हो, सॉरी फोर्थ होल्ड पे जाए और फिर फिफ्थ एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ एग्जीक्यूट हो। तो इसका एक बेसिक सा आपके दिमाग में चल रहा हो कि एक काम करो ना, फिर फोर्थ को बाद में लिख देना यार, बात खत्म। नहीं, आप चाहते हो कि फोर्थ बाद में एग्जीक्यूट हो, लेकिन जब एग्जीक्यूट हो तो उसकी पोजिशनिंग ये रहे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? उसकी पोजिशनिंग ये रहे, पोजिशनिंग इन द सेंस कि जिस तरीके से कोड में हमने लिखा है अपने ही उसी पोजिशन पे काम करे। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आप बस चाहते हो थोड़ी देर के लिए ये एग्जीक्यूट ना हो, उससे पहले ये एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे कि आप चाहते हो, मान लो ये आपका वेब पेज है फॉर एग्जांपल। इस वेब पेज में आप चाहते हो, मान लो फ्लिपकार्ट की साइट खोलना है, तो यहाँ पे आप चाहते हो टॉप बार आ जाए, यहाँ पे सब कार्ट्स में ना डिटेल्स वगैरह, मतलब कार्ट्स फॉर्म हो जाए जिसपे भी आप प्रोडक्ट वगैरह देखते हो, फिर यहाँ पे नीचे पेजिनेशन वगैरह आ जाए। अब इस कार्ड के ऊपर जो फोटोज है, ठीक है, वो आप चाहते हो कि थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि वो लोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, 1 माइक्रो सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड, या डिपेंड ऑन दी सर्वर परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें, पर समय तो लगेगा, डेफिनिटली लगेगा। ये बहुत जल्दी लोड हो जाएँगे क्योंकि ये प्लेन एचटीएमएल टेक्स्ट होते हैं, ठीक है? अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये जो फ़ोटो लोड हो गया है, वो हो तो इसी जगह पे, लेकिन इसके लोड होने के बाद हो जाए। एक तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप एक काम करो, जब तक फोर्थ हो ही ना तब तक आप इसको लोड मत करो। उससे यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा खराब जाता है, ठीक है? कि पहले इसको लोड होने दो, मान लो इसको लोड होने में 10 मिनट लग गए, इन एनी केस, ठीक है? तो क्या फिर तो पूरा साइट ऐसा दिखेगा क्रैश हो गया, ठीक है? एक्चुअल में क्रैश नहीं हुआ है, एक्चुअल में कोड सही काम कर रहा है, बट ये वेट कर रहा है इसके लोड होने का। तो और नॉर्मली जब जावास्क्रिप्ट बनाया गया था, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल थ्रेडेड होता है ये, ठीक है? जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस तरीके से हम इसको डील करते हैं, तो फिर तो ये सारे अप्रोचेज़ काम नहीं करते। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे अपडेट आए, उसी में से एक अपडेट आया एसिंक का, ठीक है? एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में लेके आया गया। सिंक का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे 1 के बाद 1 सब सिंक्रोनाइज़ तरीके से चल रहे हैं, ठीक है? और एसिंक का मतलब क्या होता है? सब अपने मर्ज़ी से कि ए भाई मैं तेरे साथ सिंक नहीं करूँगा, ऐसा मान लो कि एसिंक का मतलब, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इसी को रिज़ॉल्व करने के लिए, ठीक है? सिंगल थ्रेडेड, या फिर यूँ कह लो कि सिंक्रोनस वाली जो चैलेंजेस थे, इसके अंदर जो चैलेंजेस थे, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अपडेट लाया गया, और उस अपडेट में हमको एसिंक के कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, ठीक है? कि भाई एसिंक अप्रोच आप अपना सकते हो। जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस से हट के भी आप एसिंक अप्रोच अपना सकते हो स्पेशल केसेस में। देखो, सिंक्रोनस के अपने बहुत एडवांटेज थे कि वो एकदम लाइन टू लाइन एग्ज़ीक्यूट हो रहा था, फास्ट था, एंड बहुत सारी एडवांटेजेस थे। फिर अगर आप हर जगह एसिंक ला दोगे तो उस फिर डिसएडवांटेज आ जाएँगे। एक प्रॉब्लम एसिंक रिज़ॉल्व करेगा, बाकी को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिंक को आप वहीं पे यूज़ करना जहाँ पे लिटरली रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? तो एसिंक तो एक तरीका हो गया, एक अप्रोच हो गया। एसिंक के अंदर बहुत सारे ये कह लो कि हथियार हैं, ठीक है? उसमें से एक हथियार है कि कॉल बैक,
ठीक है, किसी कोड को आप बोलो कि जब तेरे को बुलाऊंगा वापस आई हो, कि अभी तेरे को मैंने रखा है अपने जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लेकिन एग्जीक्यूट तब होगी जब मैं तेरे को बुलाऊंगा वापस से, जब मैं तेरे को कॉल बैक करूंगा, आवाज लगाऊंगा तब वो। ठीक है। प्रोमिसेस एक तरीका होता है कि भाई आप उससे वादा कर लो कि मैं तेरे से वादा करता हूं कि मैं तेरे को एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन कब करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है। तो वो आपके प्रोमिसेस पे आपके साथ आ तो गया, आपने उसके साथ वादा किया, वो आ तो गया आपके साथ, लेकिन एग्जीक्यूट आप अपनी कंडीशन पे कराओगे। ठीक है। इस तरीके से एसिंक अवेट होता है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है इसी में। ठीक है, क्या आप उसको बोलोगे देख मेरे साथ आ जा, ठीक है, शादी में आपने उसको बुला लिया, ठीक है, लेकिन खाना उसको थोड़ी देर बाद खिलाओगे। ठीक है, लाइन में वो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो ये सब एक तरीके होते हैं एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट के, जितने भी हमारे अंदर यहाँ पे इसके मेथड कह लो, टूल कह लो, ठीक है, फंक्शंस कह लो, जो भी तरीके हैं इनको अपनाने के। ठीक है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। मान लो कि एपीआई कॉलिंग करानी है। एपीआई कॉलिंग का बेसिक मतलब है कि जब भी आप सर्वर से कुछ डील कर रहे हो, ठीक है, सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट आने में टाइम लगता है। ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट आने में टाइम लगता है, कुछ हैवी रिक्वेस्ट हो सकते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका HTML का पेज है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सर्वर के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्या बिहाइंड द सीन है। मान लो कि ये सर्वर है, ठीक है, दिस इज योर सर्वर, मतलब डेटाबेस बना रहा हूँ मैं, मान लो कि यहाँ पे आपका, और ये क्लाइंट है। ठीक है, दिस इज द क्लाइंट कंप्यूटर। तो ये क्लाइंट है जिसको क्लाइंट साइट बोलते हो, ये आपका सर्वर है। अब मान लो कि आपने क्या किया कि आपने अपना कोड किया, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, आपका कोड है ये सर्वर पे हो गया डिप्लॉय। ठीक है, हर क्लाइंट के कंप्यूटर में आपका कोड तो रहता नहीं है। क्लाइंट ने आपका यूआरएल टाइप किया, तो आपका यूआरएल टाइप किया www.xyz.com, तो ये xyz.com इससे मैच करा, गया यहाँ से सारा कोड उठा के लाया। कोड आते हैं बंडल्स की फॉर्म में, तो जो मोस्टली बंडल्स होते हैं वो यहाँ पे अनपैक्ड होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का जो आपका जो ब्राउजर का इंजन होता है वो अनपैक वगैरह करके और यहाँ पे दिखा देता है। तो अनपैकिंग में जो HTML वाला पार्ट होता है यहाँ पे, वो HTML का कोड तो आपका चल गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे अब आपको मैंने बताया नेटवर्क कॉल करानी होती है या फिर कुछ हैवी डेटा लाना होता है। ठीक है, तो HTML उसके ऊपर चीजें उसको क्या कहते हैं रेंडर करता है। अब बात समझो, जैसे मैंने बोला कि मेरा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक कार्ड है। ठीक है, कार्ड एक HTML नॉर्मल एक डिव है। ठीक है, उसके ऊपर जो इमेज है वो एक डेटा है, एक्चुअल डेटा है, तो उसको आने में टाइम लगेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि ये भी तो नेटवर्क के द्वारा ही आया है। नेटवर्क के द्वारा आया, लेकिन उस नेटवर्क पे एक स्पेशल डेटा मंगा रहे हो जो कि बार बार बदल सकता है। कार्ड तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये पोजीशन है। ठीक है, तो इसको आने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन ये आप चाहते हो कि इसी इसी के साथ आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आपने कोड कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये कार्ड है तो इस पे इमेज होना चाहिए। ठीक है, मान लो ऐसे देखो कोड, फर्स्ट लाइन आपने लिखा हुआ है कि डिव। ठीक है, बहुत बच्चों की तरह बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इमेज। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर डिव क्लोज कर रखा है, तो ये देख रहे हो सिंगल थ्रेडेड है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, पर आप चाहते हो कि लाइन 2 एग्जीक्यूट हो, उससे पहले लाइन 3 भी एग्जीक्यूट हो जाए, डिव पूरा क्लोज हो जाए, सब कुछ हो जाए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन एज ए डेवलपर पता है कि ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप इसको 5वीं 6ठी लाइन में एग्जीक्यूट कराओगे, तब तो कोड का फ्लो ही नहीं बनेगा, कोड कहीं भी जा रहा होगा। तो आपको कोड की स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए साथ में परफॉर्मेंस भी मेंटेन करना है। उस केस में आपको सिंक्रोनस से हटके जावास्क्रिप्ट में एसिंक पे जाना पड़ता है। बाकी सिंक्रोनस अपनी जगह बेस्ट काम करता है। समझ में आई कि सिंक्रोनस की नीड, सिंक्रोनस के बियॉन्ड एसिंक की नीड क्यों पड़ गई। अब थोड़ा नीड को ना और भी समझ लेते हैं, फिर कॉलबैक्स पे आएंगे कि व्हाई वी नीड कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब कॉलबैक क्या है मैंने समझा दिया। एसिंक्रोनस एक अप्रोच है, उसमें कई सारे आपको टूल्स दिए गए, कॉलबैक दिया गया, प्रॉमिसेस दिया गया, एसिंक अवेट दिया गया, ऐसे कई सारे टूल्स है। आपको कॉलबैक सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं, तो कॉलबैक की नीड क्या पड़ी ये समझ लेते हैं। कॉलबैक आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जैसा आपको मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी एसिंक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज दे अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ अ कोड व्हेन अ सर्टेन एक्शन और इवेंट अकर्स। कि जैसे मैंने आपको समझाया कि दो डिव थे, दोनों डिव अकर हो गए, उसके बाद बीच वाला इवेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन आर पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अदर फंक्शन। अब ये है कि कॉलबैक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये वाली बात दी गई है, वो तो मैं आपको डेप्थ में भी बताऊंगा ही। कि कॉलबैक अपने आप में कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही है, उसको आप एक आर्गुमेंट में, एक दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करते हो। ठीक है, which then execute the callback function at specific time or when a specific event occur। या तो दो कंडीशन डालते हो, या तो समय आप चूज कर लेते हो कि 10 सेकंड बाद तो एग्जीक्यूट होगी, या फिर आप उस पर कंडीशन डाल देते हो कि ये पहली वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी तब दूसरी वाली चीज एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, I'll go in depth, don't worry। मैं बस यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉल बैक की जरूरत क्या पड़ी जावास्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पे ये नहीं समझा रहा कि कॉल बैक कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैंने डेप्थ में बताना है आपको। कुछ कॉमन यूज केसेस है
कॉल बैक्स के रिगार्डिंग, जैसे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आप कॉल बैक का यूज़ करते हो, वो मैं पूरा डेप्थ में समझा चुका हूँ कि कॉल बैक फंक्शन आर ऑफन यूज्ड इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टू हैंडल द रिजल्ट ऑफ एसिंक्रोनस ऑपरेशन। बार-बार सिंक्रोनस पे ध्यान दो कि ऐसे ऑपरेशन जो एक दूसरे के साथ सिंक ना हो, सिंक कर दोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो उनको उनके पास ऑब्लिगेशन है, अगर आपने लाइन नंबर 1, 2, 3 को सिंक सिंक कर दिया, तो फिर तो जब तक 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ 3 होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि हम सिंक्ड हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, आप एजेक्स मतलब नेटवर्क कॉल वगैरह करते हो डेटा को फेच करने के लिए सर्वर से, ठीक है? यू पास अ कॉल बैक फंक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन द डेटा इज रिसीव्ड, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो आपको डेटा है ना, जो डेटा आपको चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे मुझे एक इमेज चाहिए, तो उस इमेज को मैं कॉल बैक फंक्शन के द्वारा मंगाऊंगा, नॉर्मल फंक्शन फंक्शन के द्वारा नहीं मंगाऊंगा, ठीक है? और कॉल बैक में कंडीशन डाल दूंगा कि देख कॉल बैक तू थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि पहले मुझे पता है कि वो एक सर्वर का रिक्वेस्ट है जो टाइम लगाना ही लगाना है। आपको अगर ये लग रहा हो ना कि भैया बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लोड हो जाता है, तो वो आपके सर्वर की एफिशिएंसी, नेटवर्क जो आपका है वो काफ़ी फास्ट है, बट स्टिल उसके कंपैरिजन में जो आपके नॉर्मल प्लेन एचटीएमएल वो उससे भी पहले एग्जीक्यूट होता है। ये तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, ठीक है? उसका इवेंट हैंडलिंग का मतलब यही होता है कि मान लो कि किसी यूज़र ने बटन क्लिक किया, ठीक है? बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे यूज़ केस है, उसमें से एक समझा रहा हूँ कि भई आपने एक बटन को क्लिक किया, आपने उस बटन पे कंडीशन डाल रखी है कि भाई अगर मान लो मैंने डाल रखा है कि अगर ये यूज़र एक्सिस्ट करता है तो यूज़र के पेज पे ले जाओ, नहीं एक्सिस्ट करता है तो एक नॉर्मल फॉर्म दिखा दो जहाँ पे वो अपना यूज़र आईडी बना ले। तो ये भी ना एक तरीके का क्या है कि आपने कंडीशनल, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कंडीशनल अप्रोच है। यहाँ पे ये है कि अगर यूज़र का पेज एक्सिस्ट करता है तो फिर उसको उस पेज की कॉल कॉल करनी पड़ेगी। नहीं एक्सिस्ट करता है तो एक कॉल ऐसा मारना पड़ेगा जहाँ पे ब्लैंक पेज आए, ठीक है? तो ऐसे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ़ एसिंक्रोनस में नहीं, आप उसके बियॉन्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट बहुत क्लेवरली इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? जैसे इवेंट हैंडलिंग में एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि व्हेन एन इवेंट अकर्स सच अ बटन इज बीइंग क्लिक्ड और अ यूजर स्क्रॉलिंग डाउन अ वेब पेज, अ कॉलबैक फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड टू हैंडल द इवेंट। सिंपल उदाहरण देता हूँ यार, यूट्यूब ना इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग देता है हमको, ठीक है? तो आप स्क्रॉल कर लो, पूरा जो स्क्रॉल बार है वो सब रेडी हो गया, पीछे कंटेंट रेडी हो गया, उसके ऊपर इमेज थंबनेल थोड़ा सा समय लेके आती है, ठीक है? वीडियो लोड करना, प्रीव्यू करना थोड़ा समय लेती है, तो वो वाला सेक्शन जो वीडियो लोड हो रहा है, थंबनेल आ रही है, उसको कॉल बैक में डाल दो। बाकी स्क्रॉलिंग वाला पार्ट, नीचे जो कंटेंट आना है, मतलब कंटेंट का कंटेनर आना है, वो सब आप नॉर्मल उसमें डाल दो। ओके, कुछ इटरेट करना है, उसके बाद प्रोमिसेस, तो ये सब समझाऊँगा मैं आपको। तो अगर ओवरऑल समरी में देखें, जो चैट जीपीटी ने बताया है कि कॉलबैक आर एसेंशियल पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट बिकॉज़ दे अलाउ टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। अगर आप यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग कॉलबैक के द्वारा करा रहे हो, तो यानी कि आपने इवेंट हैंडलिंग भी एसिंक्रोनस अप्रोच से कराया है। 2 तरीके से इवेंट हैंडलिंग होती है, सिंक्रोनस अप्रोच से भी हो जाती है, बट अगर आपने इवेंट हैंडलिंग एसिंक्रोनस अप्रोच से कराया, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है? एनीवेज़, तो ये तो बात हो गई कि ठीक है, ऐसा-ऐसा हमारा दिखता है। अब आते हैं कि कॉल बैक फंक्शन एक्चुअल में जो एमडीएन के ऑफिशियल आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं कि कॉल बैक फंक्शन इज़ अ फंक्शन पास्ड इंटो अनदर फंक्शन, ठीक है? खुद अपने कॉल बैक कुछ हुआ नहीं है, कॉल बैक है क्या? चलो, क्यों नीड में आया, ये तो मैंने समझा दिया, बट एग्ज़ैक्टली कॉल बैक क्या है? एक फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट हर चीज़ अपने आप में एक फंक्शन होता है। कॉल बैक भी कुछ नहीं है, अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है? पास्ड इंटो अनदर फंक्शन, जिसको हम दूसरे फंक्शन में पास करते हैं। भाई कोई भी फंक्शन अपने लिए एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है कि भाई मुझे कुछ पास करो, ठीक है? व्हिच इज़ देन इन्वोक्ड इनसाइड आउटर फंक्शन टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ रूटीन और एक्शन। तो ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, मैं इसको बड़े आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मान लो ये ना हमारे पास एक एक फंक्शन है, ठीक है? ध्यान से देखना बस। ये प्रोसेस यूज़र इनपुट एक फंक्शन है, जिसको हम जब जो चीज़ पास कर रहे हैं ना यहाँ पे ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग भी अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक है? तो प्रोसेस यूज़र इनपुट एक फंक्शन है जिसको हमने फंक्शन दिया। क्या दिया? ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन दिया। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को देखो, ये दोनों क्या है? ये भी एक फंक्शन है, बट फंक्शन डेफिनिशन है। कहीं कॉल नहीं हो रहा, कहीं डिफाइन है फंक्शन। पूरी फंक्शन की राम कहानी यहाँ पे डिफाइन है। ये भी फंक्शन डेफिनिशन है। कंपाइलर यहाँ जाएगा सीधा-सीधा। उसको फंक्शन जहाँ कॉलिंग होता हुआ दिखता है ना, वहीं जाता है। तो यहाँ पे उसको देखा कि फंक्शन कॉल हो रहा है, वो यहाँ गया। अब इस ये देखिए कि जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके अंदर आपने क्या डाला है? आपने यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाला है, एक्चुअल आर्गुमेंट डाला है, ठीक है? अब ठीक है, ये जाएगा इस फंक्शन के डेफिनिशन के पास कि कहाँ ये फंक्शन डिफाइन हो रखा है। अब देखो, ये जो फंक्शन है, ये रेडी है कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे आप कॉल बैक की जगह कोई भी नाम लिख सकते हो, एबीसीडी, ठीक है? बस एक जगह है, ठीक है? इसमें वही आएगा जो यहाँ से पास किया गया, तो ग्रीटिंग इसमें जाके रिप्लेस हो जाएगा, चिपक जाएगा।
ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ग्रीटिंग है क्या, लोग ये भी खोजेंगे ग्रीटिंग है क्या, व्हाट इज ग्रीटिंग। ना तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ना स्ट्रिंग दिख रहा है, ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, ग्रीटिंग है क्या। ठीक है, तो ग्रीटिंग की खोज की जाएगी। बट अब देखते हैं ग्रीटिंग की खोज कब होगी। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर आ गए, इस ब्लॉक के अंदर आ गए। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आने के बाद एक हमने वेरिएबल लिया नेम नाम का। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर ये प्रॉम्प्ट वाला चीज जो है वो एक तरीके से अलर्ट बॉक्स होता है वो आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी एज इट इज, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सेकेंड लाइन, अब ये कॉल बैक, अब ये कॉल बैक जो था यहाँ पे, ये कॉल बैक क्या बन चुका है, ग्रीटिंग बन चुका है। तो इस कॉल बैक की जगह क्या देखोगे आप, यहाँ पे ग्रीटिंग देखोगे। ठीक है, अब ग्रीटिंग के आर्गुमेंट में नेम जा रहा है, जो भी यूजर ने नेम डाला है, ये कॉल बैक रिप्लेस होकर क्या बन चुका है, ग्रीटिंग बन चुका है। अब खोजा जाएगा ग्रीटिंग क्या, ग्रीटिंग फंक्शन है, कैसे पता चला, ग्रीटिंग क्या आ गया, ये लग गया। ठीक है, अब ग्रीटिंग की खोज होगी, तो ग्रीटिंग क्या था, ग्रीटिंग फंक्शन था। अब ऊपर जाया जाएगा। ठीक है, अब ये नेम है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीटिंग के यहाँ पे जो हमने पैरामीटर लिखा हुआ है नेम, ये कुछ एक्सेप्ट करेगा। तो जो भी यहाँ से भेजोगे, यहाँ से क्या भेजा आपने नेम, तो ये नेम अब इस नेम के इक्विवेलेंट है। यहाँ से नेम क्या भेजा, जो यूजर ने डाला है। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग क्या था, ग्रीटिंग एक फंक्शन था। अब ग्रीटिंग क्या कर रहा है, एक अलर्ट बॉक्स में आपको ये रिटर्न कर रहा है। तो ये एक्चुअल में पूरा क्या, पूरा है क्या, पूरा एक कॉल बैक ही तो है। एक कॉल बैक था जिसका नाम आपने ग्रीटिंग रख दिया, तो ये चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, ये रिटर्न करेगा, तो इसकी पूरी समरी जो है इसके पास जाएगी। ठीक है, कंपाइलर तो इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है बिहाइंड द सीन। तो फंक्शन ने एक फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, जो कि उसके आर्गुमेंट में पास हुआ था। अब इसको यार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद मैं लाइन टू लाइन आपको और भी समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो मान लो कि इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सिंपल। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं करूँगा ना, एक क्या होगा, ओके, प्रोसेस यूजर इनपुट, तो इस फंक्शन को चलना चाहिए। हम्म 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 ओके है, ओके ओके ठीक है। इसका जो, ये तो मैंने इसका इंस्पेक्ट खोला हुआ है, इसका जो एक्चुअल पार्ट है मैं आपको समझाता हूँ क्या है। किसी भी वेब पेज के इस पे आता है रिजल्ट। ठीक है, तो लेट मी जूम इट आउट, इसके इंस्पेक्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ कोड कर रहे हो, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा जो भी होना होगा यहाँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, जैसे एंटर किया, जैसे एंटर किया ध्यान से देखो, ये वाली लाइन चली है। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम में कि RCB इज विनर। ठीक है, तो सिंपल RCB डाल देते हैं, डोंट ट्रोल RCB। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आया, हेलो RCB। समझाता हूँ कैसे आया। ये वाली लाइन जो थी, ये वाला पार्ट जो था, ये एक फंक्शन था। ये फंक्शन एक पैरामीटर के साथ गया, पैरामीटर अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन की जो बॉडी थी, बॉडी में जो भी कार्यक्रम हुआ कि बॉडी में तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट आया। ठीक है, प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू आपने डाली वो नेम में चला गया, नेम आपने पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये नेम यहाँ पे चला गया। लेकिन ये चीज क्या है, ये कॉल बैक इसको कहाँ से मिला, ये कॉल बैक मिला यहाँ से। और ये क्या है, ये चीज है, ग्रीटिंग है, ये ग्रीटिंग है। ठीक है, तो ग्रीटिंग की जगह गया कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक की जगह गया ये। ठीक है, और ये कॉल बैक जब मतलब ये कॉल बैक रिप्लेस होकर ग्रीटिंग बन गया, इसको खोजा गया तो ये ग्रीटिंग यहाँ पे ये मिला इसको। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हेलो रिटर्न कर रहा है। और इस नेम में आपने ये नेम दिया था, ये नेम यहाँ रिप्लेस हुआ, ये नेम आया जो भी मैंने RCB डाला था, तो ओवरऑल हेलो RCB आया। नाउ थोड़ा तो टेक्स्ट से समझ लेते हैं, मैं लिख के समझा देता हूँ आपको कि हुआ क्या था। तो हुआ यूं था कि एक ना हमने बनाया फंक्शन, एक हमने बना दिया फंक्शन जिसका नाम है, मान लो कि मैंने डाल दिया IPL। ये फंक्शन है, मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, कोई एरो फंक्शन नहीं, आप उसको एरो से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बॉडी है IPL, यहाँ पे टीम रिसीव करता है। ठीक है, इसकी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अलर्ट कंसोल कुछ भी करा देता हूँ, मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज विनर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज विनर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कॉमा देके टीम। तो ये तो स्ट्रिंग में है, ये लाइन तो एज इट इज प्रिंट हो गया, जो भी टीम की वैल्यू होगी, जो भी इसको यहाँ से मिलेगा प्रिंट हो जाएगा, बंद। ठीक है,
अब इस फंक्शन को मैं कहीं डायरेक्टली कॉल नहीं करूंगा, कहीं जब तक आईपीएल कॉल नहीं होगा, कोई टीम की वैल्यू पास नहीं होगी, तब तक तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, मैं कहीं कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने एक फंक्शन बना दिया, एक बनाया फंक्शन जिसका नाम है BCCI, ठीक है, ये फंक्शन बनाया मैंने। इस फंक्शन के आर्गुमेंट में मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि टूर्नामेंट, ये वेरिएबल है नॉर्मल, ठीक है, अभी तो यही दिख रहा है वेरिएबल है नॉर्मल, ठीक है, इस वेरिएबल में फंक्शन, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल फंक्शन भी होल्ड कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैच, मैच एक एक कॉन्स्ट, एक वेरिएबल है सिंपल, ठीक है। अब मैं यूजर से कहता हूँ कि भाई कुछ डाल, कुछ भी वैल्यू डाल मैच की, जो कि मैं इस मैच नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ। तो यूजर को मैं देता हूँ प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट, ठीक है, एंटर अ मैच, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लॉजिक्स अपने हिसाब से बना लेना, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, टीम मैच वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर मैं कॉल कराऊंगा इसी के, इस BCCI के बॉडी में ही मैं यहाँ पे कॉल कराने वाला हूँ इस टूर्नामेंट को, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है एक फंक्शन मैं इसमें बुलाऊंगा, टूर्नामेंट, ठीक है, फंक्शन है, तो फंक्शन ऐसे बनता है, इसको मैं पास करूंगा, ठीक है, ये मैच, ठीक, बंद। अब ये मेरा फंक्शन था, पर मैं इसको कहीं कॉल नहीं कराऊंगा, मैं इसको कॉल कराऊंगा, इस फंक्शन को कॉल यही फंक्शन करा लेगा, ठीक है। तो फंक्शन ने फंक्शन को कॉल कराया, वही हुआ कॉल बैक, ठीक। मैं सिंपल BCCI को कॉल कराऊंगा, BCCI, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं इसको यहाँ पे पास करके दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते जाना कि BCCI को मैं कुछ पास करता हूँ, तो मैं BCCI को एक फंक्शन यहाँ पे पास कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, जो मर्जी वो पास कर देता हूँ, ठीक है। तो BCCI को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज। अच्छा, एक और चीज, अब ये क्या है, ये है फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जो भी पास करूंगा वो होना चाहिए फंक्शन, वो अपने आप में एक फंक्शन होना चाहिए। तो कल को मैं यहाँ पे पास करता हूँ, लेट सपोज IPL पास कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, चला गया, कोई इशू है। अब कोड में कैसा होगा, मतलब कंपाइलर में कैसे कैसे चीजें हो रही होंगी वो देखना ध्यान से। तो कंपाइलर में जो चीजें हो रही होंगी ना, वो बहुत मजेदार है। कंपाइलर रीड करेगा BCCI को, ठीक है, वो BCCI को रीड करेगा, और BCCI जहाँ डिफाइन है वहाँ जाएगा, ठीक है, BCCI डिफाइन है यहाँ पे, इस जगह पे BCCI डिफाइन हो रखा है, ठीक है। और कंपाइलर अपने साथ क्या ले गया, ये IPL की वैल्यू ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब चिपक गया है IPL, मैं ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे चिपक गया IPL, ठीक है, ओके। तो अब जहाँ जहाँ पे टूर्नामेंट है वहाँ वहाँ पे कर दो IPL, तो काट के यहाँ पे मैं कर दूंगा IPL, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट क्या होता है, जो फंक्शन की बॉडी में लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने बताया था लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। बॉडी में आ गया, बॉडी का लाइन नंबर 1, यूजर ने जो भी डाला वो मैच में आ गया, तो यूजर ने मान लो मैच में कुछ भी डाल दिया यार, ठीक है, ABC डाल दिया, तो अब मैच में चला गया ABC, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आई अब देखो, अब ये इसको, ये सेकेंड लाइन, लाइन नंबर 2, अब लाइन नंबर 2 उसको एक प्रॉपर फंक्शन दिख रहा है, जिसकी बॉडी में क्या जा चुका है, ABC जा चुका है, ठीक है। अब कंपाइलर ना IPL को जाएगा, जहां पे वो डिफाइन रखा है वहां पे जाएगा उसको खोजने, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हर फंक्शन की जिम्मेदारी होती है कि कुछ वो रिटर्न करे, तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करता है, पूरी समरी रिटर्न करता है, जो बॉडी में जिसने इसने कर्म कांड किए वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, अब इसकी खोजबीन चल रही है। तो अब ये IPL कहाँ डिफाइन है, IPL यहाँ डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ IPL पे जाएगा, अब देखना ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अब क्या होगा कि ये जो ABC है इस टीम की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि जो भी इसके पैरेंथेसिस में, तो यहाँ पे रिप्लेस होके आ गया ABC, ठीक है। अब यहाँ पे टीम की जगह पे भी आ जाएगा ABC, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज विनर ABC, ठीक है। दिस तरीके से आपका कॉल बैक हुआ, इस तरीके से आपका कॉल बैक फंक्शन काम करता है। कि आप चाह रहे थे कि ये, एक्चुअल में आप चाह क्या रहे थे, आप चाह रहे थे ये वाला फंक्शन थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर अभी 2 लाइनें 50 लाइन लिख दो आप चाह, और आप चाहो कि बस ये वाला फंक्शन थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट हो, तो करा सकते हो आप ऐसे, ठीक है।
अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यार यहाँ पे मैंने टाइम वाइम तो सेट करी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन होता है, उसके द्वारा हम वहाँ पे टाइम का भी कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। बट बेसिकली कॉल बैक का फर्स्ट पड़ाव जो ये था, ठीक है। अभी कॉल बैक एक्चुअल में काम में लिया नहीं आपने, कि कॉल बैक काम में कैसे कहाँ लिया है, क्योंकि आप तो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। कॉल बैक को तो हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा, या फिर जब हम चाहेंगे कुछ किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद एग्जीक्यूट होगा। दो ही कंडीशन होती है, या तो किसी टाइम के बाद या किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद। मगर कॉल बैक कैसे डिफाइन होता है, किसी किसी फंक्शन के पैरामीटर में एक फंक्शन जाता है, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैंने अभी कोड लेवल पे आपको समझाया है, ठीक है। अब एक और उदाहरण देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। उदाहरण ये है कि मान लो कि मैंने ना एक फंक्शन बनाया, सपोज करो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन बनाया, फंक्शन मेन करके बनाया, इसका नाम है मेन, ठीक है। और कुछ नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जेई मेन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन की बॉडी है, ये एक वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहता है। ये वैल्यू अपने आप में फंक्शन हो सकती है, नंबर हो सकती है, कुछ भी है। मैंने बस एक वेरिएबल का नाम रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है, ईजी रहेगा। इसके अंदर ना एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन होता है। आप एक बार उसको इंटरनेट पे पढ़ना, बहुत ईजी है, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, ध्यान से देखना। ये एक फंक्शन है, तो इसकी बॉडी बनेगी, मतलब पहले तो फंक्शन की पैरेंथेसिस बनेगी, ठीक है। तो मैं पैरेंथेसिस क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि पैरेंथेसिस में हम क्या डालते हैं, पैरेंथेसिस में हम डालते हैं जो फंक्शन एक्सेप्ट करने को रेडी होता है, जो जब उसको कॉल किया जाता है तो उसके लिए वो अपने लिए ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाता है, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है सेट टाइम आउट। इसको अपने पैरेंथेसिस में ना फंक्शन चाहिए होता है। ये दो चीज लेता है, एक तो फंक्शन लेता है, यस, और एक अपने अंदर टाइम लेता है। तो इसको मैं एक एरो फंक्शन दूंगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। कॉमा, टाइम दे दिया मैंने, दे दिया 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। समझ रहे हो बात को? अब जाके इसकी बॉडी बन रही है, दो चीजें ले गया है, इसकी जगह ए मान लो, इसकी जगह बी मान लो। ये पूरा अपने आप में फंक्शन है, ये इंटायर क्या है, फंक्शन है। इसके इसके बॉडी में मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो मैं अभी वही करूंगा, इसके बॉडी में लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी ये तो इसका पैरेंथेसिस का फर्स्ट पार्ट खुला। ये पहले क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक फंक्शन, डॉट लॉग हाई। अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इस फंक्शन को डिफाइन भी मैंने कर दिया, ठीक है। एक ही जगह पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये एरो फंक्शन है, इसको एनोनिमस फंक्शन है, तो एनोनिमस फंक्शन को कोई कॉल करने की नीड नहीं है, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। अब इसका दूसरा जो दो चीजें एक्सेप्ट करता है सेट टाइम आउट, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है और एक टाइम एक्सेप्ट करता है। तो ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो दो पैरामीटर्स को चाहिए। अब इस ये वाली जो चीज थी ना, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, समझ में आई बात, ठीक है। ये जो पूरी चीज है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत पेशेंसली देखना, ठीक है। ये एक पैरामीटर है और ये दूसरा पैरामीटर है, दो पैरामीटर लेता है। अगर मैं आसान भाषा में सेट टाइम आउट को लिखूं, तो सेट टाइम आउट, एक सेकेंड, सेट टाइम आउट दो पैरामीटर ले रहा है, ए और बी, बस। इसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। ये पहला पैरामीटर है इसका, ठीक है। बस ये कंडीशन होती है कि स्पेशल कंडीशन है कि पहला उसका फंक्शन ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता उसके अलावा, और दूसरा टाइम होगा। ये इसकी जिद है, क्योंकि प्री डिफाइन है, ठीक है। ये फंक्शन आपने नहीं बनाया, जो लिखने का लॉजिक तरीका दिया है कैपिटल टी, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये इसका पहला है और इसका दूसरा है, सिंपल है, ठीक है। अब आपको अगर ठीक है दो फंक्शन लेता है तो नॉर्मल फंक्शन कॉल करा लो ना, फंक्शन पूरा डिफाइन क्यों किया है? ये सवाल है कि ठीक है फंक्शन लेता है तो कॉल करा लो। अब यही तो इसकी खास बात है कि ये जो फंक्शन लेता है वो होना चाहिए एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन होना चाहिए? एनोनिमस फंक्शन। पर आप इसको नॉर्मल फंक्शन दे दो, फिर उसको अलग डिफाइन करो, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन की क्या खास बात होती है कि उसको फिर कॉल कराने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल फंक्शन बनाते हो फिर उसको डिफाइन करोगे तो कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं, रिजिडिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल कराओगे, फिर उसका पैरामीटर यहाँ पे लाओगे, फिर इसको डिफाइन करोगे, मतलब इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इससे अच्छा कि एनोनिमस फंक्शन कर लो, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई, यहाँ तो मैंने सिर्फ सेट टाइम आउट को थोड़ा एक्सप्लेन किया है।
अब देखना यहाँ पे एपीआई कॉल्स वगैरह की चीज़ें थोड़ी कैसे होंगी। सो चलो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। टाइमिंग यहाँ पे था 1000, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, राइट, ये वाला पार्ट क्लोज हो गया और ये जो बॉडी है यहीं पे बंद हो चुका है, ठीक है। और मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये तो ये चीज़ तो हो ही गई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना ए नाम के फंक्शन को कॉल कराऊंगा, ठीक है। उससे भी पहले मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने इंडिया, ठीक है। और अब देखो ए को कॉल कराया मैंने और उसको पास कर दिया, उसको दे दिया मैंने डेटा, इसको दे दिया मैंने डेटा, ठीक है। और अब ये जो फंक्शन की बॉडी थी ना, अब जाके यहाँ पे हुआ है बंद, ठीक है। और अब इस मेन को मैं सीधा कॉल करा लूंगा। तो मेन को जब मैं कॉल करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर में कुछ पास करूंगा, मुझे पता है ए आगे जाके क्या बनना है, फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन ही पास कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो भी फंक्शन पास करूंगा, एक को तो मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। तो क्या होगा कि कॉलिंग और डेफिनेशन एक ही जगह हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे किया, कॉलिंग और डेफिनेशन एक ही जगह हो गया। तो यार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैल्यू। आपको याद है ना, जब एक सिंगल पैरामीटर होता है तो ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप ये लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब बॉडी शुरू हो गई, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और अब इसके ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैल्यू, ठीक है। और अब इसकी ये वाली जो बॉडी है ये क्लोज होगी, फिर ये वाला पार्ट क्लोज होगा, देख रहे हो, सॉरी, ऐसे क्लोज होगा। कायदे से क्या किया मैंने, कायदे से मैंने किया है, मेन फंक्शन लिखा है, मेन को सिर्फ कॉल कराया है, उसके अंदर एक फंक्शन दिया है बस। तो मैंने यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है पूरा डिफाइन यहीं पे कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात है? ओके। अभी एग्जीक्यूट कैसे होगा ये समझते हैं, इट्स क्वाइट ईजी। देखो, जब मेन कंपाइलर यहाँ पे गया तो कंपाइलर को सिर्फ ये मेन दिखा, तो कंपाइलर आया मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर आया, मेन के अंदर उसको दिखा सेट टाइम आउट, ठीक है। मेन के अंदर ही दिख रहा है उसको सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट यहीं पे बंद हो चुका है, इसी जगह पे, सॉरी इसी जगह पे बंद हो चुका है सेट टाइम आउट, ठीक है। तो सेट टाइम आउट के अंदर वो गया, तो सेट टाइम आउट के अंदर उसको पहले एक फंक्शन चाहिए था, उसने ये वाला पार्ट देखा, ठीक है। मगर सेट टाइम आउट कह रहा है कि देख, मेरा जो ये फंक्शन है ना, इसको तो 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करिए। सेट टाइम आउट कहता है कि मेरा जो ये वाला फंक्शन है, इसको तो 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो मैं लाइन टू लाइन लिख नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मेन के अंदर गया, मेन के अंदर उसको पहला पूरा थ्रेड ये दिखा, यहाँ तक का एक सिंगल थ्रेड दिखा उसको, ठीक है। सेकेंड थ्रेड उसको ये दिखा, थर्ड थ्रेड उसको ये दिखा, ठीक है। ये तो मैंने ब्रैकेट बंद किया है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, फर्स्ट थ्रेड, सेकंड थ्रेड, थर्ड थ्रेड, ठीक है। जरूरी नहीं लाइन एक ही लाइन हो सकता है एक थ्रेड में, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो नंबर फर्स्ट थ्रेड को एग्जीक्यूट करने गया है, बट फर्स्ट थ्रेड कह रहा है कि देख भाई, फर्स्ट थ्रेड के अंदर अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा था, सेट टाइम आउट कर रहा है कि मेरे इसको ना तू 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करियो। तो इसने एक्चुअल ओवरऑल फर्स्ट थ्रेड को होल्ड कर दिया थोड़े टाइम के लिए, फिर वो सेकंड पे आया। सेकंड पे आया, सेकंड पे हुआ क्या कि सेकंड पे उसने नॉर्मल एक, आपने डेटा के अंदर इंडिया नाम के एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो अब डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, ठीक है। डेटा के अंदर इंडिया आ जाएगा, तो यहाँ पे इंडिया लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे चला गया डेटा के अंदर इंडिया, यहाँ पे भी। अब ए, अब देखा जाएगा कि ए जो है, ए डिफाइन कहाँ है, ठीक है। तो उससे भी पहले, ए डिफाइन से भी पहले ये जो ए है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा था, फंक्शन। ए को आपने पूरा भेजा है ताम झाम, ये पूरी चीज भेज दी है। अब डिफाइन यहाँ पे चेक नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा एक डिफाइन फंक्शन भेजा है, तो चेक नहीं होगा। ए की रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, ए की रिप्लेसमेंट ये आ जाएगा, जहां जहां ए है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो ए कैसे काम करेगा, इस वाली लाइन को समझा रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन को, ठीक है। यहाँ पे ए कैसे काम करेगा, ए जो था, ए को मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। सो यहाँ पे मैं एक बार बोर्ड चेंज कर लेता हूँ।
सो Jamboard, just give me a moment. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ उस ए फंक्शन की। अगर ए को मैं नॉर्मली लिखता तो ऐसे ही लिखता, ठीक है, ए कुछ ऐसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा होता। इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ ताकि आपको दोनों स्क्रीन दिख जाए। ओके, परफेक्ट। मैं यही कर रहा था कि ए को, इस वाले ए को अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता कि एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी में सारी चीज़ें, ठीक है। ए अब ये बन चुका है तो इसकी बॉडी में क्या है कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे जो भी है वैल्यू वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं इसको, एक बार इसको भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ, इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, कि मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे भी डेटा हटा के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन को अगर एरो फंक्शन के फॉर्म में ना लिख के डिफाइन करता प्रॉपर तो ऐसे लिखता मैं, ठीक है। ऐसे लिखता कि पहले एक फंक्शन था ए नाम का, ठीक है, जो भी, और उसको फिर उसके अंदर एक वैल्यू है, ठीक है, फिर वो इस तरीके से अपने बॉडी में चीज़ों के वो कर रहा है। अब देखो, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे गया था, इस जगह पे गया था, ठीक है, और इसके बाद ए की जगह ए कहाँ पे दिखा आपको, यहाँ पे दिखा। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको समझो, यहाँ पे था ए डेटा, ठीक है, एक तरीके से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। अब ये डेटा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ डेटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डेटा जाएगा। डेटा में क्या गया हुआ है, इंडिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, इंडिया एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल। तो जब ये वाला फंक्शन चला, अब मैं इसको वो जूम कर देता हूँ, तो जब ये वाला मेन फंक्शन चला तो मेन फंक्शन में क्या हुआ कि आपके थोड़े मतलब आपका ये जो इंडिया वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये हाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं कोड लेवल पे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा। फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। क्या नाम था उसका, मेन, इसका नाम रख दिया था मैंने मेन। ये एक ए एक्सेप्ट कर रहा था, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे करते हैं एंटर। इसके बॉडी में बनाते हैं सेट टाइम आउट, दिख रहा है सेट टाइम आउट। ये अब देखो सेट टाइम आउट पे जाओगे ना तो सीधा बोलेगा कि भैया मेरे को दो पैरामीटर्स चाहिए, एक तो भाई फंक्शन चाहिए होता है इसको, और दूसरा क्या चाहिए होता है, देखो यहाँ पे ओवर करने पे दिखाना चाहिए, चलो कोई नहीं। एक इसको चाहिए होता है फंक्शन, दूसरा चाहिए होता है टाइमर। तो फंक्शन दे देते हैं। अब देखो मैं फंक्शन बना देता हूँ प्रॉपर इसके लिए। पहला तो एरो फंक्शन console.log इनके बीच में लिखना है स्ट्रिंग है, ठीक है, हाय। और दूसरा जो इसका, अब देखो इसका पहला पैरामीटर कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। उसका दूसरा पैरामीटर कहाँ है, कॉमा देके सेकंड पैरामीटर है ये टाइमर, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट का दो पैरामीटर था, फर्स्ट एंड सेकंड, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सब सेट टाइम आउट की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं इस लाइन में, यहाँ पे देते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें मैंने दिया इंडिया,
ठीक है। इसके बाद मैं इस ए नाम के फंक्शन को कॉल कराऊँगा और उसको मैं डेटा पास कर दूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये डिफाइन कहाँ हो रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मैं क्या कॉल बैक में आपको मैंने समझाया था कि कॉल बैक के अंदर एक फंक्शन के अंदर आप एक फंक्शन पास कर देते हो, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर दिया ए, या तो मैं ए को कहीं डिफाइन कर लूँ या फिर यहीं डिफाइन कर दूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, बात खत्म। ए ये रेडी है अपने अंदर एक फंक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन प्रॉपर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे डिफाइन कर देता एक फंक्शन जिसको मैं बोलता हूँ वैल्यू, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन हो गया, ये अपने बॉडी में एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये कॉल बैक बने, तो आपको इसको एक फंक्शन ही पास करना पड़ेगा। ए रेडी है फंक्शन एक्सेप्ट करने के लिए। ए अब तक वेरिएबल था, लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये मेन है और ये मेन है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, तो फिर फंक्शन डिफाइन है, वहाँ पे जाया जाएगा। तो ए अब क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसके पैरामीटर में क्या आ रहा है, इसका भाई आ रहा है फंक्शन, तो इसको फंक्शन बनना पड़ेगा। अब जहाँ जाए वहाँ वहाँ पे ये पूरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, रिप्लेस। और ये डेटा वैल्यू से कैसे रिप्लेस हुआ है मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। कि मैंने आपको ऐसे ऐसे करके समझा दिया, एक बार देख लो इस चीज़ को जैम बोर्ड पे यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आप प्रॉपर ए को लिखते तो ऐसे ही लिखते कुछ, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, थोड़ी देर बाद रुक के आया होगा, आप थोड़ा देखना, एक पॉज होगा, एक स्लाइड पॉज होगा, एक स्लाइड पॉज होगा। अब आया ये, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसको आप बढ़ा दो, ठीक है। आप इस पूरे कोड को, लेट मी कॉपी दिस कोड, क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। अब मैं इस टाइमर को बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज टाइमर को कर देता हूँ मैं 4 सेकंड, तो ये 4 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। तो हुआ क्या कि पहले ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, इंडिया वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ उल्टा कर देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया और यहाँ पे कर देते हैं हाय। हम चाहते हैं पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो अब देखो 3 4, अब आया ये। तो इसी तरीके से होता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई नेटवर्क कॉल कराना है जिसको आने में टाइम लगेगा, तो कॉल भेज दो, ठीक है। और देखो कंट्रोल आपने अपने हिसाब से कर लिया, तो एक टाइम के हिसाब से यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम के हिसाब से कंट्रोल ना करूँ, क्या यार हर बार सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ये तो कंडीशन हो गई कि कॉल बैक के लिए तो सेट टाइम आउट का यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। कॉल बैक फंक्शन को यूज करने के लिए आप और भी कंडीशन लगा सकते हो कि बटन के क्लिक के बाद तू वही हो, ठीक है। तो ये सारे इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप टाइमिंग के बेसिस पे या फिर किसी इवेंट के बेसिस पे आप कॉल बैक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नाउ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉल बैक, ये आपको होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई कॉल्स कराएंगे और उसके बाद जो हम बटन सबमिट वाला पार्ट देख रहे थे उसको समझेंगे। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो अच्छे से देख लो।